नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, कोविड-19 के संक्रमण के इस दौर में कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धाओं की सेवाओं को हम नहीं भूल सकते। उसमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी है, जो लोगों को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा बैठे हैं। कुछ डॉक्टर्स लोगों को बचाने के लिए तन मन से जुटे हैं, जी जान से जुटे हैं। उन सब के प्रति हमारे मन में बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर्स इस विकट परिस्थिति में इंसानियत का तकाजा भूल रहे हैं और खुलेआम लोगों से पैसे मांग रहे हैं। जी हां, मध्यम वर्ग से नीचे के लोगों के लिए स्थिति तब बहुत खराब होती है जब एक तरफ उनके परिजन की जिंदगी दांव पर लगी होती है और दूसरी तरफ डॉक्टर्स को संतुष्ट करने वाले पैसे उनके पास नहीं होते, या फिर बड़े हॉस्पिटल का खर्च जमा कराने की हैसियत उनकी नहीं होती। मरता क्या न करता, लोग किसी न किसी रूप में, चाहे उधार लेकर के, चाहे कुछ बेच करके, अपने परिजनों को बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोलकाता महानगर के एक बड़े ब्रांड, बड़ा नाम की हॉस्पिटल के नर्सिंग होम का कोई डॉक्टर अगर रोगी के परिजन से सीधे ही रुपए मांग ले और जब रोगी का परिजन इस बात को दरकिनार कर दे, तो फिर वो डॉक्टर अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन करे और उसकी सजा देने के हिसाब से ही सही, वो कुछ ऐसे परीक्षण की बात करे जिसका खर्चा लाखों में हो, तकरीबन 4 लाख। और परिजन अगर ये कह दे कि हमारे पास ये तो पैसा नहीं है, तब फिर उसकी रिपोर्ट आए और रिपोर्ट इतनी खतरनाक कि दूसरे बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर उसे देखे तो वो बताए कि ये रोगी तो फिर वेंटिलेटर पर ही होना चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। हकीकत में वो रोगी बात कर रहा था, इतनी विकट जटिल परिस्थिति में नहीं था जैसे कि रिपोर्ट वहां से आई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्या रिपोर्ट में भी रोगी के परिजन पर दबाव बनाने के लिए हेराफेरी, धांधली हो सकती है? जब रिपोर्ट ऐसी है तो फिर रोगी की स्थिति वैसी नहीं थी, क्यों नहीं थी? एक सवाल और, जब रोगी के परिजन और डॉक्टर के बीच में बातचीत चलती है और रोगी का परिजन स्पष्ट मना कर देता है कि उसकी यह हैसियत नहीं है कि वो 4 लाख रुपए अभी और दे सके, तब बात आती है एक इंजेक्शन पर। संयोग से रोगी के परिजन के पास उनका कोई एक मित्र होता है जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा होता है। इंजेक्शन की बात आती है तब रोगी का मित्र एक इंजेक्शन का सुझाव देता है। डॉक्टर बोलता है, हमने भी कई जगह से कोशिश की है लेकिन हमारे पास ये इंजेक्शन आया नहीं। तो रोगी के परिजन का वो मित्र कहता है कि हम ये इंजेक्शन ला करके देते हैं। बात आती है कि कम से कम डॉक्टर प्रिस्क्राइब तो करे, पर्ची पर लिखे तो सही। लेकिन डॉक्टर पर्ची पर लिखने से इनकार कर देता है। अब आप इस बात को भी समझिए, बिना पर्ची के लिखे कोई इंजेक्शन, और बहुत मूल्यवान इंजेक्शन, ये हर किसी को मेडिकल वाले भी नहीं दे सकते, क्योंकि
हो सकता है उनके साथ भी पूछताछ हो, क्योंकि जो जीवन बचाने वाले बहुत महत्वपूर्ण इंजेक्शन होते हैं उसका लोग संग्रहण करके उसको ब्लैक कर सकते हैं। ऐसी भी घटनाएं हुई है। लेकिन किसी तरह से वो इंजेक्शन जब रोगी के परिजन ले आते हैं और डॉक्टर्स या यूं कहूं कि नर्सिंग डिपार्टमेंट के हाथ में देते हैं, तब भी जद्दोजहद होती है, वो लेना नहीं चाहते। आखिर माजरा क्या था? और एक दिन बाद जो रोगी शायद आईसीयू में था, जिसको उस गंभीर प्रक्रिया की, लंग्स की कोई एक विशेष प्रक्रिया की, जिसका खर्चा करीब 4 लाख बताया गया था, उसकी आवश्यकता थी, लेकिन वो एक इंजेक्शन आया और दूसरे दिन ही रोगी को नॉर्मल वार्ड दे दिया गया, नॉर्मल जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। अब इसका अर्थ क्या है? गौर से समझिएगा किस तरह की साजिशें चल रही है मेडिकल डिपार्टमेंट में, जिन्हें हम फरिश्ता कहते हैं, जिन्हें हम भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, और वाकई में वो भगवान के दूसरे रूप ही होते हैं। क्या कर रहे हैं? किस तरह से भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। अब आप सोचिए, जब डॉक्टर ये कहे कि यहां पर बड़े बड़े लोग, उदाहरण दे करके, नाम बता करके, ये बैठे हैं हाथ में पैसा लेकर के, जितने चाहो ले लो, ठीक कर दो। अब बताइए, मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से नीचे या गरीब परिवार के लोगों पर क्या बीतेगी? बड़े लोग, पैसे वाले लोग पैसा देने को तैयार। काम किसका करेगा डॉक्टर? पहले उनका काम करेगा ना। जिसके पास पैसा नहीं है उसके जीवन की भी कोई कीमत नहीं है। यही संदेश जब डॉक्टर इस तरह की भाषा बोलते हैं तो यही संदेश देते हैं। व्यूअर्स, मैं डॉक्टर का नाम तो आज नहीं बताऊंगा, लेकिन यह शिकायत आई है हमारे पास महानगर के बड़े हॉस्पिटल, बड़े नर्सिंग संस्थान वेलव्यू क्लिनिक की। बड़ा नाम है, जिस नाम के साथ बिड़ला खानदान जुड़ा हुआ था। अब संभवतः उसे लोढ़ा जी संचालित कर रहे हैं। अगर मुझे सही रूप से नाम पक्का नहीं मालूम है, लेकिन संभवतः हर्षवर्धन लोढ़ा जी के हाथ में कमान है। सवाल है, रोगी का परिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में भी शिकायत करता है, लेकिन उचित कोई कार्रवाई नहीं होती। रोगी हैं रमेश बाहेती। रोगी के परिजन का नाम है नंद किशोर बाहेती, काकुड़गाछी में रहते हैं। 19 तारीख को रोगी एडमिट होता है, 31 या 1 तारीख को हॉस्पिटल से लौटता है। बिल 4 लाख के आसपास, 4,01,000। अब आप समझेंगे, आप कहेंगे कि बिल तो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भी सुना है 10 लाख 12 लाख का बिल आया है। बिल बड़ा नहीं है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि रोगी की स्थिति उतनी जटिल नहीं थी। ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था, जो रोगी के परिजन बता रहे हैं। पहले बुखार थी, लेकिन उसके बाद बुखार भी हट गई थी। और जब डॉक्टर ने पैसे मांगे और रोगी के परिजन यानी नंद किशोर बाहेती जी ने मना कर दिए, या यूं कहूं कि उस सवाल को टाल दिया, तब ये 4 लाख का बिल बढ़ाया जा सकता था। ये 4 लाख का बिल जो आप देख रहे हैं, ये 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख का भी हो सकता था, लेकिन किस्मत कहीं साथ थी। इनके साथ इनका एक मित्र था, मेडिकल डिपार्टमेंट से ही जुड़ा हुआ, मेडिसिन की लाइन से जुड़ा हुआ। किस्मत साथ में थी कि उन्होंने उस वक्त हाँ नहीं की।
अन्यथा ये बिल बढ़ने में कितना समय लगता। सवाल इंसानियत का है भाई साहब। अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, और जब अच्छे डॉक्टर्स की बात करता हूं तो मैं नाम लेना चाहूंगा रिकवरी नर्सिंग होम डॉक्टर एस.के. अग्रवाल। घूम घूम कर लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कोरोना से बचना कैसे चाहिए। वो भी तो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग है, वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं ये प्रेरक जानकारी देने के लिए, मास्क पहुंचाने के लिए, उचित मास्क कैसे जाए। ऐसे और भी डॉक्टर्स हैं जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको हम सैल्यूट कर रहे हैं, उनके प्रति हमारे मन में सम्मान है। लेकिन ये डॉक्टर जिन्हें दूसरे की जिंदगी से मतलब नहीं, जिन्हें पैसा चाहिए, और अगर पैसा न मिले तो फिर कोई भी प्रक्रिया करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि फिर बिल बढ़ाना है। बात तो यही हुई ना। अगर इतनी जटिल प्रक्रिया थी तो फिर दूसरे दिन रोगी नॉर्मल स्थिति में कैसे आया, नॉर्मल बेड पे कैसे आया, जबकि वो प्रक्रिया तो हुई नहीं, वो इलाज तो हुआ ही नहीं, एक इंजेक्शन लगा। और अगर उसी इंजेक्शन से ही काम हो सकता था तो इतना बड़ा संस्थान, इतना बड़ा नाम वैल्यू क्लिनिक कोलकाता महानगर का, वो उस इंजेक्शन का प्रबंधन क्यों नहीं कर पाया। रोगी या रोगी के परिजन को ये घूम करके करना पड़े। इसका मतलब क्या है? जो चीज कुछ रुपयों में काम हो सकती थी, कुछ में हो सकती थी, हजारों में हो सकती थी, वो आपको नहीं करनी थी। शायद आपको लाखों का ही बिल बढ़ाना था। ये मजबूरी का दोहन है। लोग नहीं समझते ना। डॉक्टर जो कहेगा वो ही मानना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर तो सब समझता है, ईश्वर तो सब देखता है। अब क्या कर रहे हैं, किस नियत के साथ कर रहे हैं, और ये पैसा आप ले जा करके कहां रखोगे? किसी के आंसुओं और किसी की मजबूरी का पैसा किसी को बरकत नहीं देता। देखने में दौलत होती है, लेकिन वो बद्दुआओं की दौलत होती है। बरकत नहीं करती, वो घर में संकट लाती है, वो घर में कलेश लाती है। किसी को खुश करने के बाद अगर कोई आपको पैसा दे, आपने किसी को जीवन दिया, आपने किसी का सही इलाज किया, वो स्वस्थ हुआ और उसने आपको खुशी से जो भी प्रसाद दिया, वो चाहे कम हो चाहे अधिक हो, वो आपकी सच्ची दौलत है, पक्की दौलत है। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं। जब ये शिकायत मेरे पास आई, मैंने वैल्यू क्लिनिक में अपनी बात रखी और रिसेप्शन से मुझे कहा गया कि प्रबंधन से हम बात करवाएंगे और हम इस फाइल को देख रहे हैं। बात रुपए की भी है, क्योंकि जिसके पास रुपया नहीं है, क्या उसे इलाज कराने का हक नहीं है? क्या उसे ठीक होने का हक नहीं है? और सबसे बड़ी बात, एक बात व्यूअर्स आपको कहना चाहूंगा कि बंगाल में प्रशांत किशोर जी की टीम काम कर रही है, और उन टीम का चूंकि हम पत्रकारों से भी संपर्क है और हमसे भी जब बात होती है तो ये कहते हैं कि अगर कहीं भी पब्लिक को कहीं तकलीफ हो रही हो किसी भी रूप में और आपके पास ऐसी कोई शिकायत आती है तो आप हम तक पहुंचाइए, हम ममता जी तक पहुंचाएंगे, संबंधित अधिकारी या विभाग तक पहुंचाएंगे। नंदकिशोर बाहिती जी की ये शिकायत हम वहां पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब राज्य सरकार
बंगाल की राज्य सरकार ने एक फंड आवंटित कर रखा है प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं जो इलाज कर रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की हाय तौबा। ये सवाल है इंसानियत के, ये कोई न्यूज का विषय नहीं है, ये दर्द का विषय है, ये जमीर को झकझोरने वाला विषय है। हम हमेशा डॉक्टर्स के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जब कोई डॉक्टर्स इस तरह की हरकतें करेगा तो क्या वो सम्मान पाएगा? क्या उस डॉक्टर को सम्मान मिलना चाहिए? अरे आज आप इनकी मजबूरी का दोहन कर लोगे, हो सकता है कोई कर्जा लेकर के देगा, कोई कुछ बेच के देगा, लेकिन वो आपको भूलेगा नहीं डॉक्टर। और अगर देने के बाद में भी उसके घर का आदमी नहीं बचा, तब फिर लोग अपने अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जो लोग कानून की कार्रवाई कर सकते हैं वो कानून की कार्रवाई करेंगे, जो लोग पार्टी पॉलिटिक्स के माध्यम से काम कर सकते हैं वो उस माध्यम से काम करेंगे, और जो जन आंदोलन का रूपक बना सकते हैं, बिना आपका स्पर्श किए भी आपके चेहरे को काला कर सकते हैं, आपके नाम को काला कर सकते हैं, आपके ब्रांड को काला कर सकते हैं, वे लोग फिर जनता के बीच में जाकर के आंदोलन करेंगे। कोविड ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर चलेगा और आप जैसा चाहोगे वैसा लूटोगे। 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने बाद यह भी जाएगा। शाम हटेगी, सवेरा आएगा, और उसके बाद यही जनता है, यही पब्लिक है, आपको जवाब देगी। ये मत समझिएगा कि जो चिकित्सा संस्थान लोगों को लूट रहे हैं, जो डॉक्टर लूट रहे हैं, वो लोगों के जेहन में नहीं है। उसके बाद सामाजिक संगठन अपनी भूमिका निभाएंगे। राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी महकमा काम करेगा, लेकिन अगर उसका काम समुचित नहीं हुआ तो जनता का आक्रोश फिर चुप नहीं रहेगा। हमारे पास जनता की आवाजें भी आ रही है, और इसलिए बड़ी विनम्रता से आपको चेता रहे हैं, इस तरह की ये दरिंदगी का काम बंद कीजिए। आपको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व सही रूप से निभाइए। व्यूअर्स, नंदकिशोर बाहिती जी का साक्षात्कार हम बहुत जल्द आपके बीच में आने वाले 7, 8, 10 दिन के अंदर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद, उनके दर्द और आक्रोश को सुनने के बाद मुझे लगा कि एक जनरल जानकारी आप तक भी पहुंच जानी चाहिए। भगवान बचाए किसी को न जाना पड़े, लेकिन इनका दायित्व क्या होता है, डॉक्टर्स का दायित्व क्या होता है, और जो नर्सिंग होम या हॉस्पिटल को जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उनका दायित्व क्या होता है। क्या इन्होंने डॉक्टर को छूट दे रखी है या इनका कोई घालमेल है? अन्यथा शिकायत करने पर डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह भी तो सवाल है। मैंने डॉक्टर का नाम नहीं लिया है क्योंकि मैं खुद लेना नहीं चाहता। पेशेंट पार्टी, पेशेंट के जो भाई हैं, वो जब भी हमसे बात करेंगे हमारे चैनल पर, उस वक्त वो अपनी बात कहेंगे, और हमें इस तरह की खबरें लेनी, इस तरह की बातें सुननी, ये हमें अच्छी नहीं लगती। ये मजबूरी है हमारी कि इस तरह की न्यूज हमको देनी पड़ रही है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई अपना वो अनुभव दे कि डॉक्टर्स ने बड़ी मानवीयता दिखाई। हम वो चाहते हैं
कि सकारात्मक चीजें जाए, लेकिन जब नकारात्मक बातें आती है तो वो इसलिए देनी पड़ती है ताकि एक तो जनता जागृत हो, और दूसरी बात राज्य सरकार के पास और संबद्ध जो विभाग हैं उन तक ये बात जाए, क्योंकि उनका दायित्व तो बनता है कि अगर आम जनता के साथ कहीं कोई नाइंसाफी हो रही है, कोई उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, कोई उसकी मजबूरी का दोहन कर रहा है, तो फिर सरकार किस लिए है? मशीनरी सरकार की किस लिए है? उसका दायित्व है, वो काम करेगी। हमें विश्वास है कि राज्य सरकार इस तरह के मामलों में तुरंत कार्रवाई करेगी, ताकि बंगाल के आम लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को अपने जीवन को बचाने के लिए अपना सब कुछ न लुटाना पड़े, किसी से कर्जा न लेना पड़े, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, या अपना घर मकान, अपनी जमीन, अपना गहना बेचना न पड़े। आने वाले दिनों में हम बहुत जल्दी उस साक्षात्कार, उस कड़वी सच्चाई को नंदकिशोर बाहिती की जुबानी ही आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो सुना इसलिए दर्द हुआ कि वेलव्यू हॉस्पिटल, जहां बिड़ला जी का नाम जुड़ा हुआ है, भले ही आज लोढ़ा जी संचालन कर रहे हैं, लेकिन इसकी नींव बिड़ला जी के परिवार से ही लगी है। और बिड़ला जी तो सेवा के धर्म के लिए जाने जाते थे। तब दुख ज्यादा होता है और तब सवाल और ज्यादा खड़ा होता है। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, बेल बटन को दबाइएगा। हम ये शिकायत बहुत जल्दी वहां तक पहुंचा रहे हैं जहां से जवाब तलब होंगे, सवाल होंगे, हम मुख्यमंत्री साहिबा तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर जी की टीम के द्वारा निभाई जा रही है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।